हेलो फ्रेंड्स, सूरज कुमार ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग करेंट अफेयर्स के कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं। आज की वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है कि 2023 में किस राज्य सरकार ने, यानी 2023 में किस राज्य सरकार ने जाति सर्वेक्षण का मतलब हुआ जाति आधारित जनगणना शुरू किया। यानी भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो 2023 में क्या शुरू किया? जाति सर्वेक्षण यानी जाति आधारित जनगणना शुरू किया। तो याद रखना है कि बिहार जो है भारत का एकमात्र इकलौता ऐसा राज्य है जो कि 2023 में जाति सर्वेक्षण यानी जाति आधारित जनगणना शुरू किया। ठीक है, समझ गए ना। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार क्या किए? तो 2023 में जाति आधारित जनगणना शुरू किए। यानी बिहार जो है भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जो कि 2023 में जाति आधारित जनगणना यानी जाति सर्वेक्षण शुरू किया। इकलौता राज्य है बिहार। ठीक है, याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2023 में भारत के 79वें, याद रखना है, नंबर भी याद रखना है, पोजीशन भी याद रखना है, क्योंकि इससे भी प्रश्न बनाया जा सकता है। तो 2023 में भारत के 79वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? यानी भारत में जो है एक ग्रैंड मास्टर बने जो कि 79वां ग्रैंड मास्टर हैं, 2023 में बने। अब वो कौन है, उनका नाम क्या है? ठीक है, तो याद रखना है कि सबसे पहले हम लोग समझते हैं ग्रैंड मास्टर होता क्या है। देखिए, ग्रैंड मास्टर जो होता है एक खिताब होता है। क्या होता है? खिताब होता है, यानी सम्मान होता है। ठीक है, जो किसको दिया जाता है? तो शतरंज के खिलाड़ियों को दिया जाता है। शतरंज के खिलाड़ियों को दिया जाता है। ठीक है, शतरंज के खिलाड़ियों को दिया जाने वाला ये एक क्या है? सम्मान है, खिताब है। अब ये दिया किसके द्वारा जाता है? तो याद रखना है कि विश्व शतरंज संगठन एक है जिसको FIDE कहा जाता है। तो इसी के द्वारा, यानी विश्व शतरंज संगठन है जिसका नाम है FIDE, इसी के द्वारा शतरंज के खिलाड़ियों को एक सम्मान दिया जाता है, एक खिताब दिया जाता है जो क्या है? ग्रैंड मास्टर का खिताब है। ठीक है, समझ गए। तो अब आपको बताना है कि आखिर 2023 में भारत का जो 79वां ग्रैंड मास्टर बने उनका क्या नाम है। तो याद रखना है कि इसका नाम है प्रनेश M। क्या नाम है? प्रनेश M। याद रखना है, ये तमिलनाडु, कहाँ? तमिलनाडु का एक 16 वर्षीय लड़का है। क्या है? तमिलनाडु का एक 16 वर्षीय लड़का है। क्या नाम है जिसका? प्रनेश M है। वही, यानी प्रनेश M ही क्या है? 2023 में भारत के 79वें ग्रैंड मास्टर बने। यानी ये जो है निश्चित है कि शतरंज के खिलाड़ियों को दिया जाने वाला ग्रैंड मास्टर पुरस्कार है, इसलिए वो क्या है? शतरंज से संबंधित है। प्रनेश M जो कि 79वां ग्रैंड मास्टर बना। अब ये जो है एक कप जीता जिसका नाम है रिल्टन कप। कहाँ? स्टॉकहोम में। तो रिल्टन कप, यानी ये प्रनेश M जो है शतरंज के क्षेत्र में एक रिल्टन कप स्टॉकहोम में जीता, जिसके बाद इसको क्या किया गया? 79वां ग्रैंड मास्टर का पुरस्कार दिया गया, सम्मान दिया गया, यानी इस सम्मान से नवाजा गया। याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है जो कि बैंक से संबंधित है कि किस बैंक ने जहां बंधन वहां ट्रस्ट, ये एक अभियान है। क्या है? तो जहां बंधन वहां ट्रस्ट। तो किस बैंक ने जहां बंधन वहां ट्रस्ट अभियान शुरू किया? देखिए, ये एक अभियान है जो कि ट्रस्ट यानी विश्वास पर जोर देने के लिए शुरू किया गया है। ठीक है, विश्वास पर जोर देने के लिए शुरू किया गया है। तो हमारा तीसरा प्रश्न है कि किस बैंक ने जहां बंधन वहां ट्रस्ट का मतलब होता है विश्वास। तो किस बैंक ने जहां बंधन वहां ट्रस्ट अभियान शुरू किया? तो याद रखना है कि बंधन बैंक। कौन सा बैंक? तो बंधन बैंक ने एक अभियान शुरू किया जिसका नाम है जहां बंधन वहां ट्रस्ट। यानी
इस बैंक ने किस अभियान पर जोर दिया? तो विश्वास पर जोर दिया। क्या? विश्वास पर जोर दिया। तो याद रखना है कि बंधन बैंक ने विश्वास पर जोर देने के लिए एक अभियान शुरू किया जिसका नाम है जहां बंधन वहां ट्रस्ट। अगर आपसे पूछा जाए कि बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है, एम्बेसडर कौन है, तो याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सौरभ गांगुली है। कौन है? सौरभ गांगुली। सौरभ गांगुली क्या है? बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर है। याद रखना है, हमें ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इस बात को याद रखना है कि ब्रांड एम्बेसडर जो है किसके? तो बंधन बैंक के वो कौन है? सौरभ गांगुली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा चौथा प्रश्न है कि 2023 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, एक प्रश्न यहां से भी बन सकता है कि केंद्रीय गृह मंत्री कौन है? तो अमित शाह। तो 2023 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 120 फीट ऊंची, कितना फीट ऊंची? 120 फीट ऊंची पोलो प्रतिमा। पोलो प्रतिमा का मतलब हुआ कि हम लोग जानते हैं कि पोलो एक खेल है। पोलो क्या है? एक खेल है। तो यानी पोलो खिलाड़ी की एक प्रतिमा जो कि कितनी फीट ऊंची है? 120 फीट ऊंची है। उसका उद्घाटन किया, किसने किया? तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 120 फीट ऊंची पोलो खिलाड़ी की प्रतिमा का अनावरण किया, उद्घाटन किया। और ये कहाँ है? तो याद रखना है कि ये मणिपुर में है। कहाँ है? मणिपुर में है। याद रखना है कि ये मणिपुर में जो है 120 फीट ऊंची पोलो खिलाड़ी की एक प्रतिमा का अनावरण किया गया, जो किनके द्वारा किया गया? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया। तो वो कहाँ है? तो मणिपुर में है। ठीक है, अब मणिपुर की बात की जाए तो मणिपुर के अभी यदि बात की जाए मुख्यमंत्री की तो वो है एन बीरेन सिंह। कौन है? एन बीरेन सिंह। ठीक है, और मणिपुर की राजधानी कहाँ है? इम्फाल है। क्या है? इम्फाल है। तो कहने का मतलब इसको दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा 120 फीट पोलो खिलाड़ी की प्रतिमा का अनावरण किया गया, जो भारत के किस राज्य में है? तो याद रखना है कि वो मणिपुर में है, जिसकी राजधानी इम्फाल है, और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? एन बीरेन सिंह है। समझ गए? तो याद रखना है। अब ये ऐसा क्यों किया गया? इसीलिए कि ऐसा माना जाता है कि पोलो जो खेल है इसका जन्म जो है, इसकी शुरुआत जो है वो मणिपुर में ही हुई, मणिपुर से ही हुई। इसलिए इसी के उपलक्ष्य में वहां क्या किया गया? 120 फीट ऊंची पोलो खिलाड़ी की प्रतिमा बनाया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा पांचवा प्रश्न है कि 2023 में भारत किस देश को पीछे छोड़कर, यानी 2023 में भारत जो है किस देश को पीछे छोड़कर वैश्विक स्तर पर, यानी विश्व लेवल पर, वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बना। ऑटो बाजार का मतलब हुआ कि जहां सबसे ज्यादा गाड़ी की बिक्री होती है। ऑटो बाजार का मतलब क्या हुआ? कि जहां सबसे ज्यादा गाड़ी की बिक्री होती है। तो कहने का मतलब है कि वैश्विक स्तर पर भारत जो है विश्व में सबसे अधिक गाड़ी बेचने वाला, यानी इस भारत जो है, भारत रूपी जो बाजार है, यहाँ सबसे ज्यादा तीसरा जो गाड़ी बिकने वाला जो बाजार है वो किसको छोड़, किसको पछाड़ करके बना है? तो याद रखना है कि जापान को। क्या करना है? क्या है? जापान है। तो जापान जो था पहले तीसरे नंबर पर आता था, जहां सबसे ज्यादा क्या होता था? गाड़ी बिकती थी। ठीक है, गाड़ी का बाजार था, यानी गाड़ी वाहन वहां पर बिकता था। तीसरा सबसे बड़ा बाजार था जापान। लेकिन इसको पछाड़ करके कौन बना? भारत बना तीसरा सबसे बड़ा बाजार गाड़ी बिक्री के मामले में। पहले स्थान की बात की जाए तो पहले स्थान पर आपका चीन है, जहां सबसे ज्यादा गाड़ी की बिक्री होती है। दूसरे स्थान की बात की जाए तो अमेरिका है। क्या है? अमेरिका है। और तीसरा पहले कौन था? जापान था, लेकिन अब उसको पीछे छोड़ करके कौन बना? तो थर्ड बना भारत। तो याद रखना कि भारत जो है वैश्विक स्तर पर, यानी विश्व लेवल पर तीसरा सबसे बड़ा गाड़ी बेचने वाला बाजार बना, गाड़ी बिक्री का बाजार बना। ठीक है, 2023 में। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। हमारा छठा प्रश्न है कि 2023 में विश्व के पहले तार के पत्तों का, किसका? तार के पत्तों का, यानी विश्व की बात किया जा रहा है। विश्व के पहले तार के पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय कहां खोला गया? मतलब पहली बार जो है विश्व में तार के पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय खोला गया, वो कहां है?
ठीक है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये क्या होता है पांडुलिपि। देखिए प्राचीन काल में, जैसे कि आजकल हम लोग कॉपी किताब इत्यादि कलम का यूज करते हैं, तो पहले के जमाने में यानी प्राचीन काल में जो था, लिखने के लिए पेपर कागज नहीं हुआ करता था। तो ऐसी स्थिति में तार के पत्तों पर क्या किया जाता था, लिखा जाता था और उसको अच्छी तरह संभाल करके रखा जाता था। तो पांडुलिपि का अर्थ ही होता है हाथ से लिखा हुआ। क्या होता है, हाथ से लिखा हुआ। तो प्राचीन काल में जो है, जो तार के पत्तों पर जो लिखे गए थे, तो वो बहुत जगह खुदाई में मिले। ठीक है, समझ गए ना, धरोहर के तौर पर बहुत जगह खुदाई के रूप में मिले। तो उसी को संभाल करके एक संग्रहालय बनाया गया है, जो विश्व का पहला संग्रहालय है। तो वो कहाँ है, तो याद रखना है कि केरल में है। वो केरल में भी कहाँ, तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में, तिरुवनंतपुरम में विश्व का पहला तार के पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय खोला गया। कहाँ, तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में। याद रखना है कि पहली बार जो है विश्व में तार के पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय, यानी हाथ से लिखी, यानी तार के पत्तों पर जो हाथ से लिखा हुआ प्राचीन काल में जो मिला है, उन सबों को संभाल करके एक संग्रहालय खोला गया। कहाँ, तो केरल में, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि 2023 में जल का मतलब हुआ वाटर पर, वाटर की गुणवत्ता, क्या वाटर की गुणवत्ता हुआ, उसमें क्या क्या सुधार होने चाहिए, उसका किस तरह उपलब्धता होनी चाहिए हर एक आदमी के लिए। ठीक है, तो वही है कि 2023 में जल पर, यानी जल के बारे में बहुत सारी चर्चाओं के लिए राज्य मंत्रियों के, याद रखना है कि राज्य मंत्रियों के पहले अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन का क्या किया गया, आयोजन किया गया। किस पर, तो जल पर राज्य मंत्रियों के पहले, याद रखना है फर्स्ट, अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन का आयोजन हुआ। यानी एक वार्षिक सम्मेलन हुआ राज्य मंत्रियों का, किस पर, जल पर। ठीक है, जिसमें जो है जल की गुणवत्ता, जल की उपलब्धता, ठीक है, जल की सुरक्षा इत्यादि पर चर्चा किया गया। तो ये कहाँ हुआ, तो याद रखना है कि ये जो है मध्य प्रदेश की राजधानी, मध्य प्रदेश की राजधानी जो है भोपाल में इसका सम्मेलन हुआ। राजधानी कहाँ, भोपाल में। तो याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जल पर राज्य मंत्रियों के पहले अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन का आयोजन हुआ और इसमें जो है मुख्य रूप से वाटर विजन @ 2047 पर चर्चा किया गया। वाटर विजन 2047 पर चर्चा किया गया। इसका मतलब हुआ कि 2047 तक वाटर की गुणवत्ता को ठीक करना, ठीक है, उसकी उपलब्धता को सुनिश्चित करना। तो इन सभी बातों पर चर्चा किया गया। और याद रखना है कि ये वाटर विजन @ 2047 जो है, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का एक क्या है, एक योजना है, इंडिया @ 2047, इसी का ये क्या है, एक पार्ट है। तो याद रखना है कि पहली बार जो अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन हुआ राज्य मंत्रियों का जल पर, वो कहाँ हुआ, तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुआ। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि दीदीर सुरक्षा कवच अभियान कहाँ शुरू किया गया। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि एक अभियान शुरू किया गया जिसका नाम है दीदीर सुरक्षा कवच, वो कहाँ शुरू किया गया। देखिए दीदीर शब्द जो है दीदी से आया है और दीदी किसको कहा जाता है, तो ममता बनर्जी को। ठीक है, ममता बनर्जी को, जो कि क्या है, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है। पश्चिम बंगाल की क्या है, मुख्यमंत्री है। तो इसी से पता चलता है कि दीदी सुरक्षा कवच कहाँ शुरू किया गया, पश्चिम बंगाल में। किसके द्वारा, तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के द्वारा शुरू किया गया। और ममता बनर्जी किस पार्टी से संबंधित है, तो टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस से संबंधित है। यानी तृणमूल कांग्रेस की ये अध्यक्ष भी है। क्या है, अध्यक्ष भी है। तो याद रखना है कि ये दीदी सुरक्षा कवच जो है पश्चिम बंगाल में शुरू किया गया। किसके द्वारा, ममता बनर्जी के द्वारा, जो वहां की मुख्यमंत्री है। और ये किस पार्टी से संबंधित है, तो टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस से संबंधित है और उसका अध्यक्ष भी है। ठीक है, याद रखना है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि राज्य खाद्य सुरक्षा योजना, ठीक है, राज्य स्तर पर एक खाद्य सुरक्षा योजना चलाया जाता है जिसका नाम है कि राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत कौन सी राज्य सरकार
एक वर्ष के लिए, याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक वर्ष के लिए मुफ्त चावल प्रदान करेगी। यानी ऐसी कौन सी राज्य सरकार है जो कि राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत अपने राज्य के लोगों को एक वर्ष के लिए मुफ्त चावल प्रदान करेगी। ठीक है, तो याद रखना है कि ये ओडिशा सरकार है। क्या है? ओडिशा सरकार है। ओडिशा सरकार है जो कि अपने राज्य के बीपीएल, याद रखना है कि बीपीएल क्या, बीपीएल परिवार के लोगों को, ठीक है, किसको दिया जाएगा? तो बीपीएल परिवार के लोगों को प्रति माह 5 केजी चावल मुफ्त में प्रदान करेगी। कौन? ओडिशा सरकार जो है बीपीएल परिवार के लोगों को प्रति माह 5 केजी चावल मुफ्त में क्या करेगी? प्रदान करेगी। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत कौन सी सरकार, राज्य सरकार एक वर्ष के लिए मुफ्त चावल प्रदान करेगी, तो वो है ओडिशा सरकार, जो कि बीपीएल परिवार, बीपीएल का मतलब हुआ बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे के जो परिवार है उसके लोगों को प्रत्येक महीना 5 केजी चावल मुफ्त में दिया जाएगा। ठीक है, समझ गए ना? आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति, हम लोग जानते हैं कि भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू है। तो अब आपसे पूछा जाए कि भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस नंबर की राष्ट्रपति है? ये तो हम लोग जानते हैं कि द्रौपदी मुर्मू जो है भारत के राष्ट्रपति, लेकिन ये किस नंबर के हैं? 12वें, 11वें, 10वें, 14वें, 15वें। तो याद रखना है कि ये 15वें नंबर की क्या है? राष्ट्रपति है। ठीक है, ये 15वीं राष्ट्रपति है। कौन? द्रौपदी मुर्मू, भारत के 15वें नंबर की ये राष्ट्रपति है। ठीक है, याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? अब आपसे पूछा जाए कि भारत के उपराष्ट्रपति का नाम क्या है, तो भारत के उपराष्ट्रपति का नाम है जगदीप धनखड़। क्या है? जगदीप धनखड़। याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो भारत के उपराष्ट्रपति का नाम है जगदीप धनखड़, और ये कितनावें नंबर का उपराष्ट्रपति है? तो ये 14वें नंबर का, 14वें नंबर का उपराष्ट्रपति है, इससे एक कम है। तो 14वें नंबर, भारत के 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति कौन है? तो जगदीप धनखड़ है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, ये हम लोग जानते हैं। ये किस नंबर के प्रधानमंत्री हैं? तो ये भी 15वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं। 15वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं। तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों सेम नंबर के हैं। राष्ट्रपति भी 15वें नंबर के और प्रधानमंत्री भी 15वें नंबर के, लेकिन उपराष्ट्रपति जो है एक कम, यानी 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं, जो कि जिनका नाम क्या है? जगदीप धनखड़ है। याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, हमारा 13वां प्रश्न है कि 2023 में गुजरात ने एक मछली को राज्य मछली यानी स्टेट फिश, क्या? स्टेट फिश घोषित किया। तो उस मछली का क्या नाम है? यानी गुजरात ने किस मछली को राज्य मछली घोषित किया? ठीक है, यानी स्टेट फिश घोषित किया। तो देखिए, इस मछली का नाम है घोल मछली। क्या नाम है? घोल मछली। घोल मछली। तो घोल मछली को गुजरात ने क्या किया? अपने राज्य का राज्य मछली घोषित किया। क्यों? क्योंकि ये देखिए बहुत ही महंगी मछली है। इसका कीमत जो है बाजार में, यदि घरेलू स्तर पर देखा जाए तो 5 से 6 हज़ार रुपया प्रति केजी है इसका दाम। लेकिन जब ये क्या हो जाता है, विदेश जाने लगता है, तो इसका कीमत 25 हज़ार तक हो जाता है। तो बहुत ही क्या है? महंगी मछली है, जिसके कारण इसका जो है शिकार बहुत ज़्यादा होने लगा। इसलिए इसको संरक्षित करने के लिए, घोल मछली को संरक्षित करने के लिए क्या किया गया? गुजरात सरकार ने, गुजरात ने क्या किया? घोल मछली को अपने राज्य का राज्य मछली घोषित किया। ठीक है, याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा 14वां प्रश्न है कि अरुणाचल प्रदेश में किस फ्रॉग मतलब मेढक, तो अरुणाचल प्रदेश में किस फ्रॉग यानी मेढक की नई प्रजाति मिली? तो देखिए, अरुणाचल प्रदेश में मेढक की एक नई प्रजाति की खोज हुई। तो वो आखिर नई प्रजाति है क्या? तो उस नई प्रजाति का नाम है म्यूजिक। क्या है? म्यूजिक फ्रॉग। तो एक नई प्रजाति की खोज, मेढक के एक नई प्रजाति की खोज कहाँ हुई? अरुणाचल प्रदेश में। और उस प्रजाति का क्या नाम है? म्यूजिक फ्रॉग। यानी म्यूजिक का मतलब होता है संगीत मेढक।
ठीक है। अब ये तो प्रजाति का नाम है और उस मेढक का नाम क्या है? ये नई प्रजाति म्यूजिक फ्रॉग, यानी म्यूजिक फ्रॉग प्रजाति की एक नई क्या मेढक का खोज हुआ जिसका नाम है नीदीराना नोआदिहिंग, नीदीराना नोआदिहिंग। तो अगर आपसे सिर्फ पूछा जाए कि अरुणाचल प्रदेश में किस फ्रॉग की नई प्रजाति, तो प्रजाति का नाम क्या है? म्यूजिक फ्रॉग। और यदि फ्रॉग का नाम पूछा जाए तो वो है नीदीराना नोआदिहिंग। ठीक है, समझ गए ना? तो ये याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। हमारा 15वां प्रश्न है कि समुद्र के अंदर ज्वालामुखी यानी अंडर वाटर ज्वालामुखी। तो समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद किस देश को एक नया द्वीप मिला? तो देखिए ये प्रशांत महासागर में क्या, प्रशांत महासागर में अंडर वाटर यानी समुद्र के अंदर एक ज्वालामुखी था जिसका क्या हुआ? विस्फोट, जिसमें विस्फोट हुआ, जिसके कारण उस विस्फोट के कारण इतना ज्यादा मलबा निकला कि वहां एक द्वीप मिला। क्या बन गया? एक द्वीप बन गया। ठीक है, तो याद रखना है कि समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद किस देश को? तो ये जापान को मिला। क्या मिला? जापान को। तो ये जो नए द्वीप का निर्माण हुआ वो किसके अंदर आ गया? तो ये किसके अंदर हुआ? यानी नए द्वीप का जो निर्माण हुआ वो किसके अंदर हुआ? तो जापान के अंदर हुआ। तो यानी इस प्रश्न का आंसर होगा कि समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद जापान को एक नया द्वीप मिला। और वो कहाँ? तो प्रशांत महासागर में एक अंडर वाटर ज्वालामुखी में क्या हुआ? विस्फोट हुआ। याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा 16वां प्रश्न है कि पंजाब के किस गांव को, तो पंजाब के एक गांव को पर्यटन के क्षेत्र में भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023, यानी पंजाब के किस गांव को भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 का पुरस्कार मिला? तो देखिए पंजाब में एक गांव है, ठीक है, जिसको भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 का क्या मिला? अवार्ड मिला। तो उस गांव का क्या नाम है? तो उस गांव का नाम है नवापिंड सरदाना गांव। तो पंजाब में नवापिंड सरदाना एक गांव है जिसको कौन सा पुरस्कार मिला? तो भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 का पुरस्कार मिला। किसके द्वारा दिया गया? तो केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के द्वारा इसको ये अवार्ड क्या किया गया? दिया गया। तो पंजाब के नवापिंड सरदाना गांव को केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 का पुरस्कार दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा 17वां प्रश्न है कि भारत का, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत का पहला वेटलैंड जिसको हम लोग आर्द्र भूमि भी कहते हैं शहर कौन बनेगा? तो भारत का पहला वेटलैंड आर्द्र भूमि शहर कौन बनेगा? वेटलैंड का मतलब होता है कि नमी या दलदली क्षेत्र वाला भूमि या दलदली वाला भूमि। ठीक है, दलदली वाला क्षेत्र। तो वेटलैंड का मतलब होता है नमी या दलदली वाला क्षेत्र जहां नमी बहुत ज्यादा बनी रहती है। ठीक है, समझ गए ना? तो आखिर भारत का ऐसा कौन सा शहर है जो कि भारत का पहला वेटलैंड शहर बनेगा? ठीक है, तो वेटलैंड का मतलब हुआ नमी या दलदली वाला क्षेत्र। तो याद रखना है कि ये शहर कौन सा है? उदयपुर है। उदयपुर जो कि राजस्थान में है, जो कि भारत का पहला वेटलैंड यानी आर्द्र भूमि शहर बनेगा। ठीक है, और उदयपुर को ही हम लोग कहते हैं झीलों का शहर भी कहते हैं। याद रखना है। अब इसको वेटलैंड जो है शहर बनाया जाएगा किसके द्वारा? तो पर्यावरण और वन विभाग के द्वारा बनाया जाएगा। वन विभाग के द्वारा इसको उदयपुर को भारत का पहला वेटलैंड शहर बनाया जाएगा। ठीक है, एक बात ये और याद रखना कि इसको रामसर कन्वेंशन साइट भी चुना गया। ठीक है, रामसर कन्वेंशन साइट चुने जाने के कारण ये क्या, इसको वेटलैंड घोषित किया गया और ये भारत का पहला वेटलैंड शहर बनेगा उदयपुर, जो कि राजस्थान में है। क्लियर है? किसके द्वारा? पर्यावरण और वन विभाग के द्वारा इसको बनाया जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। हमारा 18वां प्रश्न है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, और बहुत चर्चित भी था कि मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023, हम लोग जानते हैं कि 2023 में एक वर्ल्ड कप
क्रिकेट का वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किया गया, ठीक है, जो कि क्या था, वनडे था। उसका विजेता टीम कौन बना? तो हम लोग जानते हैं कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच फाइनल खेला गया था, ठीक है, जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया क्या हुआ, विजेता टीम बना। ऑस्ट्रेलिया जो है विजेता टीम बना। तो अगर पूछा जाए कि मेंस मतलब पुरुष के लिए क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का विजेता टीम कौन बना, तो ऑस्ट्रेलिया बना। उपविजेता कौन बना? तो उपविजेता भारत बना। कौन बना? भारत बना। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपसे पूछा जा सकता है। कप को किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने जीता। और किसके साथ हुआ फाइनल? तो उपविजेता मतलब जिसके साथ फाइनल हुआ वो भारत है, ठीक है। आगे देखते हैं, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023, ये भी क्रिकेट से संबंधित है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है ये क्रिकेट से संबंधित है। तो 2023 में जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खेला गया उसका विजेता टीम कौन बना? तो विजेता टीम जो बना वो बना पंजाब। पंजाब ने इस कप को, इस ट्रॉफी को जीता। और किसके खिलाफ जीता? तो बड़ोदरा के खिलाफ। बड़ोदरा यानी क्या बना, ये बना उपविजेता बना। क्या बना? उपविजेता बना। बड़ोदरा जो था ये उपविजेता बना और विजेता कौन बना? पंजाब बना। तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 को जीतने वाला जो राज्य बना वो पंजाब बना, यानी वो जो टीम बना वो पंजाब बना। और किसके खिलाफ खेला गया था? मतलब फाइनल में कौन कौन टीम खेली? पंजाब और बड़ोदरा। विजेता बना पंजाब और उपविजेता बड़ोदरा। क्लियर है? आगे अब देखिए, एशिया क्रिकेट कप 2023 का भी आयोजन हुआ था, ठीक है। क्रिकेट के क्षेत्र में एशिया क्रिकेट कप 2023 का विजेता टीम कौन है? तो इसमें जो है सिर्फ एशिया महादेश में जो थे उस जो टीम आती थी उसके बीच खेला गया था, जिसमें कि भारत विजेता बना था। और उपविजेता कौन बना? तो श्रीलंका। फाइनल में भारत ने श्रीलंका को हराकर, यानी फाइनल में भारत ने श्रीलंका को हराकर एशिया क्रिकेट कप 2023 पर क्या किया? अपना कब्जा बनाया, ठीक है। तो आज इतना ही रहने देते हैं। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप लोग कमेंट करें ताकि मैं और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें सुधार कर सकूं। धन्यवाद।